वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आप बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल और यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना रहे हैं। यूनिट 1 से यूनिट 7 का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं इस वीडियो के। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 8। और यूनिट 8 है हमारा जनरेशन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया। तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने तैयार किया है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे टॉप 20 क्वेश्चन। पर्टिकुलरली क्वेश्चन को चूँकि मैंने बनाया है, अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म इनिशिएटेड इन। न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म कब इनिशिएट किया गया था? 1991 में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी? स्टेटमेंट 1 है, एन इंक्रीज इन इकोनॉमी इंटीग्रेशन एमंग द नेशन। चूँकि ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात किया जा रहा था, तो जो इंक्रीज़ किया था हमारा कहीं ना कहीं ग्लोबल इंटीग्रेशन को, तो S1 करेक्ट है। S2 की बात किया जाए, स्टेटमेंट S2 में है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब डिक्लाइन रोल फॉर द स्टेट। यह भी सही है। S3 की बात किया जाए, रिस्पॉन्स टू फिजिकल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। S3 भी करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम हमारा फिजिकल डेफिसिट काफ़ी गड़बड़ा गया था, काफ़ी बढ़ गया था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा क्राइसिस सिचुएशन में था। उसी के रिस्पॉन्स में हमारा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लिया गया था। S3 भी सही है। S4 है, एक्सपेंडिंग रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी। S4 भी करेक्ट है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट का और प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई। बहुत सारे लाइसेंसिंग, डी लाइसेंसेस, न्यू रूल्स और रेगुलेशन लाए गए थे। ठीक है, तो आपका बात किया जाए तो S1, S2, S1, S2, S3, S4 चारों करेक्ट हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो इस हिसाब से डी इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का पीरियड है 1991 से लेकर के 2000 के बीच। ठीक है, तो इस हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दिया है 1991 से लेकर 2000 के बीच, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेक्टर रिफॉर्म फीरा इज रिप्लेस बाय फेमा। फीरा का फुल फॉर्म आपको दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा का फुल फॉर्म दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस बात किया जाए ये किस रिफॉर्म में ये लाया गया था, तो इसका आंसर जो है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब प्रमोशन टू प्राइवेट रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये सारे हमारा फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। आप प्लीज़ इसका भी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, क्योंकि अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप मेंशन कीजिए कमेंट में, हम उस पर भी इसका हम डिस्क्रिप्शन रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे पूरा डिटेल में। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रोमोशन टू प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड एवोल्यूशन ऑफ द MRTP लिमिट। हमारा जो प्रोमोशन टू प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म है, यह हमारा है आपका फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का। इसके अंतर्गत हम एवोल्यूश किए थे MRTP लिमिट को। तो आपको बताना है MRTP लिमिट का फुल फॉर्म क्या है। MRTP लिमिट का फुल फॉर्म है MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात किया है क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट फॉर द टैक्स रिफॉर्म। तो अब टैक्स रिफॉर्म क्या है उसको समझ सकते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म क्या हुआ है कि यह हमारा फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में टैक्स रिफॉर्म लाया गया था, जिसमें हम टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात किए गए थे, टैक्स को कितना ब्रॉड बेस किस तरह से किया जाए उस पर, उससे संबंधित टैक्स मॉडर्नाइज किया गया था। ठीक है, और जो भी टैक्स इवेज़न है उसका चेक के लिए बात की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और इसमें चूँकि टैक्स सिंप्लीफाई गया था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्यूचर में फाइनेंशियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डी भी करेक्ट है, तो इस हिसाब से हमारा ई इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, विच स्टेटमेंट इज स्लैश आर इनकरेक्ट अबाउट द थर्ड जनरेशन रिफॉर्म। तो थर्ड जनरेशन रिफॉर्म में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये सारे 4 स्टेटमेंट में। ठीक है, अब बात की जाए, अनाउंसमेंट मेड ऑन 9
9th 5 ईयर प्लान। तो थर्ड जनरेशन रिफॉर्म की बात किया जाए, यह हमारा 10th 5 ईयर प्लान में अनाउंस किया गया था। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि यह गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब करेक्ट का स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो भी हम जान लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात किया गया था थर्ड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में फुल्ली फंक्शनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट की गई थी, ताकि हमारा अंतिम लोगों तक, ज़्यादा से ग्रामीण लोगों तक फ़ायदा हो। इसके लिए फुल्ली फंक्शनल पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन आपका थर्ड जनरेशन रिफॉर्म में किया गया था, और टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी लाई गई थी। तो बी सी डी इज़ द करेक्ट है स्टेटमेंट। हम चूँकि इनकरेक्ट बात कर रहे हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म कमिटेड अंडर विच जनरेशन रिफॉर्म। तो क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म किस जनरेशन रिफॉर्म के अंदर है, तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म जो है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के अंतर्गत आता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8वां का बी होगा। अब देखिए सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में कौन क्या क्या चीज़ रिफॉर्म लाए गए थे। तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में हम लाए थे फैक्टर मार्केट रिफॉर्म आया था, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म थे, रिफॉर्म इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लीगल सेक्टर रिफॉर्म चौथा। 5वां है सेक्टर इन क्रिटिकल एरिया, रिफॉर्म इन क्रिटिकल एरिया, ये 5 लाए थे। तो क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म जो है आपका सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म इंक्लूड, ये क्या 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 इंक्लूड करता है क्रिटिकल एरिया। तो क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म में हम लोग पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फोकस किए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस हुआ आपका पावर सेक्टर, रोड, टेलीकॉम, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये सारे हमारा क्रिटिकल एरिया कंसीडर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ए भी सही है, हेल्थ केयर भी सही है, एग्रीकल्चर भी सही है, एजुकेशन भी सही है। तो आपका ई जो है आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ। ठीक है, ये सारे क्रिटिकल एरिया में आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो विच स्टेटमेंट ई/आर इनकरेक्ट अबाउट द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ डिसमाल्टिंग ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, यह सही है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में हमारा है फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, उसके अंतर्गत डिसमाल्टिंग किया गया था एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म को। तो ये हमारा सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट ये भी देखा जाए तो रूल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम फैसिलिटेटर टू कंट्रोलर, ये जो है उल्टा है आपका, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। रूल ऑफ गवर्नमेंट है कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर हुआ था। ठीक है, यह रिफॉर्म जो लाया गया था रिफॉर्म इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उसके अंतर्गत रोल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर किया गया था। तो ये यहाँ पे उल्टा दिया है, तो ये बी जो है गलत है। अब बात किया जाए सी की, तो एबॉलिशिंग आउटडेटेड एंड कंट्राडिक्टरी लॉ। ऑब्वियसली हम सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में जो भी पुराने लॉज थे उसको ख़त्म करके नए लॉज लाए थे। ठीक है, आपको बात किया जाए यह है लीगल सेक्टर रिफॉर्म का, तो ये सी जो है सही है। अब बात किया जाए रिफॉर्म इन क्रिटिकल एरिया, तो क्रिटिकल एरिया भी सही है। तो हमको पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो बी जो है हमारा इनकरेक्ट है, तो बी हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो विच रिफॉर्म कंसिस्ट ऑफ डिसमाल्टिंग ऑफ द एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, अभी हम बात किए थे, तो वह है आपका फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। ये जो हमारा सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की बात की जाए, तो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म में हमारा जो भी फिक्स प्राइस जो भी सरकार के द्वारा जो प्राइस फिक्स किया जाता था उसको डिमोलिश कर गया था, और मार्केट ओरिएंटेड जो भी मार्केट प्राइस उसको रखेगा, मार्केट ओरिएंटेड प्राइस मैकेनिज्म लाया गया था। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज/आर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म, आपको बताना है कि कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म के बाद, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब बात किया लेड टू रीजनल डिस्पैरिटी। अब हुआ यूँ था कि एफडीआई उस टाइम पे आए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी अच्छे राज्य थे, जो अच्छे राज्य थे वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, और जो गरीब राज्य थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम था। जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, वहाँ पे एफडीआई का ज़्यादा इन्फ्लो था। अब उड़ीसा हुआ,
झारखंड हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे एफडीआई कम था, विच लीड टू द रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये निगेटिव इम्पैक्ट था न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म का। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फिजिकल मैनेजमेंट कुड नॉट सॉल्व थ्रू नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। ये भी आपका कहीं ना कहीं एक निगेटिव है, हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं कर पाया न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, तो ये भी आपका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो अब बात किया फुल्ली फंक्शनल पंचायती राज, ये आपका निगेटिव नहीं है। फुल्ली फंक्शनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया था ताकि अंतिम लोगों तक का फ़ायदा हो। तो ये जो है यह न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का निगेटिव नहीं है। और हाई मोर्टेलिटी, ये भी सही नहीं है। तो बात किया जाए तो निगेटिव इम्पैक्ट ए और बी है, तो इस हिसाब से ई इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर, मोर होगा, तो ये हमारा आंसर है। अब बात किया जाए 13, क्वेश्चन नंबर 13 में, डी रिजर्वेशन एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड विथ, किस डी रिजर्वेशन और डी लाइसेंसिंग किस रिफॉर्म से रिलेटेड आपको बताना है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको बताना है कि 13 का क्या होगा, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, तो अब बात किया जाए तो ये जो डी रिजर्वेशन और डी लाइसेंसिंग की बात किया, यह रिफॉर्म लाया गया था प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म, यह ऑप्शन ही दिया गया नहीं है, तो ये आपका नन होगा आंसर, ई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है विच स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में तो इंटरनेशनल टाई अप एंड ग्रीनफील्ड वेंचर, ये सही है। फ्रीयर लेवरेज टू द कैपिटल मार्केट, ये भी सही है। ग्रेटर फंक्शनल ऑटोनॉमी, ये भी सही है। पब्लिक सेक्टर को इंडिपेंडेंट काम करे, इंटरनेशनल लोग से टाइप करे, ग्रीनफील्ड वेंचर बनाए, फ्रीयर लेवरेज दिया जाए कैपिटल मार्केट में, डिस इन्वेस्टमेंट को मौका दिया गया। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ई जो है करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं एक डिटेल्स में कि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म क्या था। तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म हमारा फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में आया था, जिसमें बात किया गया था कि जितने भी पीएससी हो उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इफ़िशिएंट बनाया जाए। अब सेकेंड जनरेशन में हम जब भी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म लाए थे उसमें हम एम्फेसाइज़ किए थे फोकस ऑन द एरिया, लाइक हम लोग कैसे अच्छा फंक्शनल काम करें, फंक्शनल ऑटोनॉमी कैसे लाएँ, फेयर लेवरेज टू द कैपिटल मार्केट किस तरह से काम किया जाए, उसको इंटरनेशनल टाइप हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, ताकि उसमें पैसा कंपनी में आए और उसका ग्रोथ फ्यूचर प्रोजेक्शन दिया गया था। तो इस हिसाब से ये आप पर ई जो करेक्ट है आंसर। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15, चेल्लैया कमेटी इज रिलेटेड विथ विच रिफॉर्म। तो चेल्लैया कमेटी जो है वो आपको टैक्स से संबंधित है। ठीक है, तो ई जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, टैक्स रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए, नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड विथ विच रिफॉर्म, आपको किस रिफॉर्म से है। तो नरसिम्हन कमेटी जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित है। पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट की बात किया जाए तो नरसिम्हन कमेटी जो है वो कैपिटल मार्केट से संबंधित है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया इसका आंसर। 17 की बात की जाए, विच रिफॉर्म इज स्लैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेट्रोलियम सेक्टर ओपन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो किस रिफॉर्म में पेट्रोलियम सेक्टर में भी प्राइवेट को मौका दिया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मौका दिया जाए, किस में ये लाया गया था, किस रिफॉर्म में। और इसका जो आंसर है वो है आपका जो हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया है, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म इसी के अंतर्गत लाया गया था, और यह जो है आपका सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के अंतर्गत आता है। तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के अंतर्गत हमारा है फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। ठीक है, तो ए और डी जो है करेक्ट आंसर है, इस हिसाब से दोनों सही है, इस हिसाब से ई इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए, इंडस्ट्री दैट वे रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आने के बाद कौन सा इंडस्ट्री जो है वो पर्टिकुलरली पब्लिक पीएसयू जो है उसके लिए रिजर्व किया गया था, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ही उसको रन कर सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अब बात किया जाए ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज़। ठीक है, ये भी सही है।
एटॉमिक एनर्जी, ये भी सही है। माइनिंग ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, ये भी सही है। ड्रग में प्राइवेट सेक्टर आ सकते थे मेडिसिन बनाने में, तो इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं था। तो ए बी सी जो है सही है, तो इस हिसाब से ई इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस बिकॉज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आया था, इसका रीज़न चार्ट बताया गया है। आपको बताना है कौन कौन सा सही है या क्या गलत है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। उस वक्त का जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था काफ़ी बुरा था, काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा था, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई उस टाइम 90 के आसपास काफ़ी महंगाई हो रही थी। राइज इन फिजिकल डिफिसिट, हमारा गवर्नमेंट का जो फिजिकल डिफिसिट काफ़ी बढ़ गया था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो यूपी था उस टाइम काफ़ी क्राइसिस सिचुएशन में था। तो ये सारे 4 रीज़न हैं, इसके अलावा भी और भी रीज़न थे जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया। यही वजह था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा। तो इस हिसाब से इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया को किसने लिखा है। तो इस बुक को लिखे हैं एम विश्वेश्वरैया, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।